हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में मैं आप लोग को न्यूटन द्वारा दिए गए गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है उसी से दोस्तों आप लोग को परिचित कराऊंगा, जिसमें दोस्तों आप लोग ये जानिएगा कि गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है वो क्या कहलाता है, इसमें दोस्तों जो कथन है वो क्या होती है और ये जो नियम है दोस्तों वो आपके प्राकृतिक घटनाओं के साथ किस तरीके से कार्य करती है और इन नियम का दोस्तों जो प्रतिपादन है वो किसने किया, कब किया और कैसे किया, ये सारा चीज दोस्तों आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, इससे परिचित होना चाहते हैं, तो प्लीज दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो के लास्ट एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपको दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को समझने से पहले सबसे पहले आप लोग ये समझो कि आखिर गुरुत्वाकर्षण होता क्या चीज है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आप लोग को पिछली वीडियो के माध्यम से ये बताया था कि गुरुत्वाकर्षण दो वस्तुओं के बीच लगने वाला एक आकर्षण गुण होता है, जिस गुण के कारण जो दोनों वस्तुएं होती हैं वो परस्पर एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, यानी अपनी ओर खींचती रहती हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि अगर कोई वस्तु A है और कोई वस्तु B है, अगर पहली वस्तु A अगर दूसरी वस्तु B को अगर अपनी ओर आकर्षित करती है और जो दूसरी वस्तु B है अगर पहली वस्तु A को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो इनके बीच में जो आप आकर्षण का गुण देख रहे हैं ना, यही गुण दोस्तों आपके गुरुत्वाकर्षण के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जब आकर्षित करती है, आकर्षित कहने का मतलब है कि वो अपनी ओर खींच रही है। जैसे कि अगर जो आपका यहाँ पर पदार्थ हमने लिया है A, अगर मान के चलते हैं कि जो वस्तु A है अगर B को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो वस्तु A है वो B को अपनी ओर खींच रही है। मेरी बात तो समझे। उसी प्रकार से अगर जो वस्तु B है अगर A को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो आकर्षित करने का मतलब कि वे अपनी ओर उसे खींच रही है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझो कि आखिर ये जो खींचना है, ये आकर्षण जो करना है, ये किसके उपस्थिति में संभव होगा। सबसे पहले आप लोग को ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों देखो, अगर मान के चलते हैं कि यहाँ पर वस्तु, जैसे मान चलते हैं कि इस स्थान पर अगर वस्तु A है, इस स्थान पर अगर वस्तु B है, तो अगर वस्तु A वस्तु B को अपनी तरफ अगर खींचेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो कहीं ना कहीं इस स्थान से इस वस्तु का परिवर्तन होगा। यानी इस स्थान से क्या होगा, ये दोस्तों अपने स्थान में बदलाव करेगा। क्योंकि खींचने का मतलब क्या होता है, अगर आप ही किसी वस्तु को खींचोगे तो वस्तु क्या होगी, अपने स्थान में परिवर्तन करेगी या करने की चेष्टा करेगी। ठीक है, तो दोस्तों उसी प्रकार से अगर वस्तु B अगर वस्तु A को खींचे, तो इस स्थान से जो वस्तु A है वो अपनी स्थिति में बदलाव करेगा। तो दोस्तों ये बदलाव किसके कारण संभव है, तो दोस्तों ये जो बदलाव है आपका वो बल के कारण ही संभव है। क्योंकि आपने न्यूटन के प्रथम गति के नियम ये जाना है कि कोई भी पिंड या दोस्तों वस्तु हो, अगर उसकी स्थिति या दोस्तों स्थान में अगर परिवर्तन करना है तो उसके परिवर्तन के लिए बल अनिवार्य होता है। यानी बल की उपस्थिति में ही कोई वस्तु अपने स्थिति एवं स्थान में परिवर्तन करती है। तो कहीं ना कहीं अगर दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर रही है, मतलब अपनी स्थिति को बदलना चाहती है, तो ये दोस्तों तभी संभव होगा जब इन दोनों वस्तुओं के बीच बल लगेगा। क्या मैंने बताया, जब इन दोनों वस्तुओं के बीच बल लगेगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझो कि इनके जो आकर्षण का गुण है वो कहलाता है गुरुत्वाकर्षण। और जब ये गुरुत्वाकर्षण की जो गणना है वो बिना बल के तो हो ही नहीं सकता। तो जब गुरुत्वाकर्षण की गणना बल की उपस्थिति में हो रही है तो इसी को हम लोग बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग ये बात करते हैं कि आखिर जो ये दोनों वस्तुएं हैं वो अपने किस परिमाण के साथ, यानी बल के किस परिमाण के साथ ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहीं पर न्यूटन के तृतीय गति के नियम का, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप गुरुत्वाकर्षण को समझना चाहते हैं तो अपने पीछे जो आप लोगों ने जो पढ़ा उसको अच्छी तरीके से दोस्तों आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है और इनकी दिशा जो होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। विपरीत मतलब एक दूसरे के उल्टे क्रम में क्या होती है, इनकी जो क्रिया है वो होती है। तो इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर अपने जितने परिमाण के साथ बल आरोपित करती है, ठीक दोस्तों जो दूसरी वस्तु है उतनी ही परिमाण के साथ पहली वस्तु पर बल आरोपित करती है। आपने क्या जाना,
आपने ये जाना कि जिस परिमाण के साथ जो पहली वस्तु है वो दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करती है, ठीक उतनी ही परिमाण के बल के साथ दोस्तों क्या करता है कि जो दूसरी वस्तु है वो पहली वस्तु पर बल आरोपित करती है। यानी कहने का मतलब कि इन दोनों पिंडों द्वारा लगने वाले बलों का जो परिमाण है वो आपस में बराबर है। ये चीज दोस्तों आप लोगों ने पिछला वीडियो में यानी कि न्यूटन के तृतीय गति के नियम में आप लोगों ने जाना था। और इसमें बिल्कुल भी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, कण के स्वरूप पर निर्भर नहीं रहेंगे, यानी कि कण के द्रव्यमान पर हम लोग बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहेंगे। चाहे दोस्तों आपके दो ठो आप यहाँ पर ले रहे ना वस्तु, अगर इन दोनों वस्तुओं में अगर किसी भी मतलब पहला वस्तु का द्रव्यमान हो सकता है कम होगा या दूसरी वस्तु का द्रव्यमान अगर ज्यादा होगा या दोनों का द्रव्यमान सेम होगा, उससे मतलब नहीं है। अगर दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं तो दोनों द्वारा लगने वाले बलों का जो परिमाण होगा वो आपस में सदैव बराबर ही होगा। ये दोस्तों न्यूटन के तृतीय गति के नियम के माध्यम से सत्यापन हो चुका है। आप लोगों ने इसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हासिल कर लिया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा केवल यहाँ पर क्या करता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप लोग इसको किस तरीके से अपने गुरुत्वाकर्षण से संबंध जोड़ सकते हैं। जब संबंध जोड़ोगे तभी आपको समझ में आएगा सार्वत्रिक नियम, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि अगर वस्तु ए द्वारा अगर बल का परिमाण Fa है और वस्तु बी द्वारा अगर बल का परिमाण Fb है और दोनों द्वारा लगाए गए बलों का जो परिमाण है अगर आपस में बराबर है तो दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि कण ए और कण बी इन दोनों के बलों का जो परिमाण है वो आपस में बराबर है। बात करें दिशा का तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो वस्तु बी है वो वस्तु ए के विपरीत दिशा में बल आरोपित कर रही है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब जानते हैं, अब यहाँ पर बात ये आती है कि ठीक है अगर हम किसी वस्तु को अगर ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उस वस्तु को जो पृथ्वी है वो क्या करती है, अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आकर्षण का गुण है वो दोस्तों आपके पिंड और पृथ्वी दोनों के बीच कार्य कर रहा है। अगर मान के चलते हैं कि एगो आपका ये हो गया क्या चीज, ये आपका हो गया अर्थ, ठीक है, ये आपका दोस्तों हो गया अर्थ, एगो मान के चलते हैं कोई आपका पिंड है, ठीक है, यही आपका क्या है दोस्तों, आपका पिंड है। और ये जो पिंड है अगर दोस्तों आपके अर्थ की ओर आ रही है तो अर्थ की ओर क्यों आ रही है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं जो अर्थ है वो उसे अपनी ओर बल के प्रभाव के कारण खींच रहा है, इसीलिए जो वस्तु है वो अर्थ पर आ रही है, वो नीचे आ रही है ना कि वो ऊपर जा रही है। अगर ऊपर भी कोई दोस्तों बल लगता है तो जो वस्तु है अगर हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वस्तु क्या होती है, डायरेक्टली क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर चली जाती है, नीचे बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन कोई वस्तु को अगर हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वो वस्तु पुनः क्या होती है, वो नीचे आती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उस वस्तु पर जो बल का प्रभाव है, जो आकर्षण का प्रभाव है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है, तो वो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा दिया जा रहा है। ये चीज दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं। तो अब आपके माइंड में कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये आएगा कि सर आपने अभी यहाँ पर बताया कि जब दोनों पिंडों द्वारा लगने वाले बलों का जो परिमाण है जब आपस में बराबर होगा तो फिर पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो वस्तु ही उसके पास जाता है, पृथ्वी उसके पास क्यों नहीं जाती, क्योंकि मान के चलते हैं कि अगर पृथ्वी अपने जिस बल के परिमाण के साथ अगर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो कहीं ना कहीं जो वस्तु पृथ्वी की ओर आ रही है वो वस्तु भी पृथ्वी को उतने ही परिमाण के बल के साथ अपनी ओर आकर्षित करती होगी। तो फिर हम केवल वस्तु को ही पृथ्वी की ओर आते हुए क्यों देखते हैं, पृथ्वी को हम लोग बिल्कुल भी वस्तु की ओर जाते हुए क्यों नहीं देखते हैं। तो दोस्तों जानते हैं ऐसा जो गुण है, ऐसी जो घटना है वो किसके कारण घटित होती है, कि ये दोस्तों घटित होती है वस्तुओं के द्रव्यमान के कारण। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आपके पृथ्वी की तुलना में और आपके जितने सारे आपके दोस्तों आपके कण होंगे, आपके पिंड होंगे, आपके वस्तुएं होंगे, उन सभी का अगर हम द्रव्यमान ले लें तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में कम हो जाएगा। और द्रव्यमान कम होने के कारण क्या होता है दोस्तों, आप लोग ये समझ के रखना कि जिस पिंड या जिस कण या जिस वस्तु का भी अगर द्रव्यमान ज्यादा रहेगा उसमें कम त्वरण उत्पन्न होगा, और जिस पिंड का द्रव्यमान अगर कम रहेगा उसका त्वरण ज्यादा उत्पन्न होगा। यही कारण है कि अगर हम बंदूक छोड़ते हैं और बंदूक से और गोली निकलती है तो गोली का जो द्रव्यमान है वो बंदूक की तुलना में बहुत कम है, इसीलिए बंदूक की अपेक्षा जो गोली है वो ज्यादा त्वरित होती है और इसीलिए वो अधिक तीव्र वेग से आगे की ओर बढ़ती है। जबकि दोस्तों जो आपका बंदूक है उसका द्रव्यमान अधिक है, इसलिए दोस्तों इसका द्रव्यमान अधिक होने के कारण यह कम त्वरित होती है और इसलिए हमें पीछे की ओर कम धक्का देती है, समझे। ठीक उसी प्रकार से आप ये समझ के रखना कि आपकी जो पृथ्वी है वो दोस्तों जितने परिमाण के साथ अगर
दूसरी वस्तु पर अगर बल लगाती है तो जो दूसरी वस्तु है वो भी उतनी ही परिमाण के साथ पृथ्वी पर क्या कर रही है, बल आरोपित कर रही है। लेकिन जो दूसरी वस्तु है ना उसका द्रव्यमान कम है पृथ्वी की तुलना में, लेकिन पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो उस वस्तु की तुलना में बहुत ही ज्यादा है। तो ज्यादा होने के कारण जो पृथ्वी का त्वरण होता है वो दोस्तों बहुत ही नगण्य होता है या ना के बराबर होता है, जिसके कारण आप बिल्कुल भी पृथ्वी को वस्तु की ओर खींचते हुए नहीं देख पाते हैं। उस स्थिति में दोस्तों आप लोग यहाँ पर यह समझ सकते हैं, अगर हम न्यूटन की द्वितीय गति के नियमानुसार हम ले लें F = ma, ठीक है, F = ma, तो मान के चलते हैं कि आपका हाई हो गया m1 द्रव्यमान की वस्तु, तो उसका त्वरण क्या होगा, मान के चलते भी छोड़ दीजिए m1 द्रव्यमान की वस्तु, आइए और हम ले लें m2 द्रव्यमान की वस्तु, तो m1 द्रव्यमान और m2 द्रव्यमान की वस्तुओं के बलों का जो परिमाण होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपस में बराबर। लेकिन हम त्वरण नहीं जानते कि त्वरण कैसा होगा, ठीक है। जब आपस में बराबर होगा तो दोस्तों आप उसके द्रव्यमान और उसके बल से अगर आप त्वरण निकालोगे ना तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं इन दोनों वस्तुओं में जो त्वरण है वो कम या ज्यादा आएगा। और जिस वस्तु का त्वरण कम आएगा वो दोस्तों अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगी, बहुत कम करेगी। और जिस वस्तु का त्वरण ज्यादा आएगा वो दोस्तों अपनी स्थिति में बहुत ही अधिक परिवर्तन करेगी, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर जो न्यूटन है उन्होंने इस पर दोस्तों विचार किया कि अब हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो पिंडों पर लगने वाला जो बल है F, उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा, अगर हम ले लें यहाँ पर F = ma, तो ये सारा गुण जानते हैं किस पर डिपेंड कर रहा है, वो त्वरण पर। यानी कि द्रव्यमान के कारण ही कोई वस्तु अधिक त्वरित होती है या फिर कम त्वरित होती है। तो दोस्तों इतना आप लोगों ने जान लिया, ठीक है। फिर दोस्तों आप लोगों ने जस्ट इस गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में ही दोस्तों आप लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो वह अपने द्रव्यमान से स्वतंत्र रहती है। इतना दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट वाला वीडियो में, गुरुत्वाकर्षण वाला वीडियो में दोस्तों मैंने उसमें बताया था कि कोई भी वस्तु अगर नीचे गिरती है तो वो अपने द्रव्यमान से स्वतंत्र रहती है। तो ये द्रव्यमान से जो स्वतंत्र रहती है वो क्यों रहती है, ये इसलिए रहती है क्योंकि वस्तु का जितना दोस्तों द्रव्यमान रहेगा उस द्रव्यमान के हिसाब से ही जो पृथ्वी है वो क्या करती है, वस्तु पर बल आरोपित करती है। यानी कहने का मतलब कि अगर आप न्यूटन के द्वितीय गति के नियम लोगे ना F = ma, अगर मान के चलते हैं कि एक स्थान पर हम लोग रख लेंगे किसको, G को, मेरी बात को समझना आप लोग, अगर एक स्थान पर रख लेंगे G को तो दोस्तों G आपका हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। आप जानते हैं कि पृथ्वी के किसी बिंदु के लिए जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो दोस्तों निश्चित रहता है, वो बिल्कुल भी नहीं बदलता। हालांकि हर एक स्थान पर जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो दोस्तों बिल्कुल भी नियत नहीं रहता, वो दोस्तों बदलता है, लेकिन ज्यादा नहीं बदलता, बहुत कम बदलता है, ठीक है। तो मान के चलते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो आपका नियत है कितना, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी अगर कोई भी वस्तु अगर नीचे गिरती है पृथ्वी की ओर तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है वो त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या होता है, यह उत्पन्न होता है। तो दोस्तों जब ये नियत हो गया, जब ये कांस्टेंट हो गया तो कहीं ना कहीं जो आपका बल होगा वस्तु का, कोई भी अगर वस्तु दूसरी वस्तु पर और क्या करती है, अगर बल आरोपित करती है, जिस पर बल आरोपित कर रही है उसका हम द्रव्यमान ले रहे हैं, है ना, जिस पर यही पहले वस्तु द्वारा लगाया गया जो बल है F, और ये जो m है ये दूसरी वस्तु का द्रव्यमान शो कर रहा है जो कि m है, ठीक है। तो F = m कहने का मतलब कि अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो वस्तु द्वारा लगाए गए बल का परिमाण भी बढ़ेगा, अगर द्रव्यमान घटेगा तो वस्तु द्वारा लगाए गए बल का जो परिमाण है वो भी घटेगा। उस हिसाब से दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो वस्तु होती है गिरने वाली पृथ्वी की ओर वो बिल्कुल भी अपने द्रव्यमान से क्या होती है, वो स्वतंत्र हो जाती है। इसी कारण क्या होती है, वो स्वतंत्र हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी क्या है, यहाँ पर बिल्कुल भी उसके द्रव्यमान से लेना देना नहीं है। क्योंकि भाई अगर उसका द्रव्यमान बढ़ रहा है तो आपके पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल का जो प्रभाव है वो भी बढ़ रहा है, अगर द्रव्यमान घट रहा है तो पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल का जो प्रभाव है वो भी घट रहा है। यानी कहने का मतलब कि हर एक स्थिति में वस्तु का जो त्वरण रहता है वो स्थिर रहता है, चाहे वो वस्तु आपकी हल्की हो और चाहे वो भारी हो, इसका जो त्वरण है वो बिल्कुल भी नहीं बदलता, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं F = m। तो मान के चलते हैं दोस्तों यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ, ये A = m है और यहाँ पर F = m है, m, ठीक है। इसे आप ये समझ सकते हैं कि Fe यानी कि जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसके बल का जो परिमाण है वो दोस्तों किसके समानुपाती होता है, जो वस्तु उसकी तरफ आती है, यानी जिससे वो अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे वो अपनी ओर खींच रही है, उसके द्रव्यमान की यह समानुपाती है। समझे, यहाँ पर हमने अर्थ दिखा दिया, ठीक।
अब देखो यहाँ पर जो आप कैपिटल एम जो आप देख रहे हो, ये जो कैपिटल एम है ये दोस्तों आपके पृथ्वी का द्रव्यमान है। मेरे बातों को समझे। अब ये जो पृथ्वी के द्रव्यमान है, कहने का मतलब कि पृथ्वी का जो भार है, अब इस पृथ्वी के द्रव्यमान को यानी पृथ्वी को कौन आकर्षित करेगा? गिरने वाली वस्तु, यानी गिरने वाली वस्तु द्वारा लगाया गया जो बल है वो दोस्तों यहाँ पर शो हो रहा है। मान के चलते वो आपका वस्तु कौन हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, यानी कि वो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर मान लेते हैं। आप मान के चलते हैं दोस्तों, वो मत मानो, यहाँ पर आप लोग इसको ए मान लो, ए, ठीक है, कोई वस्तु है ए मान लो, ओ मतलब थोड़ा सा नोट हो जाएगा, ए मान के यहाँ पर रखो। इसको ऐसे समझो ना, ऐसे एफ प्रोपोर्शनल एम गुना एम, यानी कि जितना ही यह द्रव्यमान होगा ना उतना ही दोस्तों इसका जो बल का परिमाण है वो भी बढ़ जाएगा। जितना बढ़ा दो आपका जो बल का प्रभाव होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपके सौर मंडल में जो पृथ्वी है उस पर कोई अगर बल लगा रहा है तो कौन लगा रहा है? तो उस पर बल कोई लगा रहा है तो वो है सूर्य। यानी कि मान के चलते हैं कि ये जो एफ जो फोर्स आप देख रहे हैं ये दोस्तों सूर्य द्वारा लगाया गया बल है। और जब ये सूर्य इस पृथ्वी पर बल लगा रही है तो कहीं ना कहीं क्या होगा? इस पृथ्वी के द्रव्यमान और उस सूर्य द्वारा लगाया गया जो बल है वो आपस में समानुपाती होगा। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है ए प्रोपोर्शनल एम इंटू एम। ठीक, जिसके कारण दोस्तों ना पृथ्वी सूर्य के पास आ पाती है और ना सूर्य पृथ्वी के पास आ पाता है। यानी बिल्कुल भी दोस्तों आप यहाँ पर देखो, आप ये तो देख सकते हैं कि जो आपकी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर त्वरित होती है। ठीक, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं देख पाते हैं कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के पास त्वरित हो रही है, पृथ्वी के पास आ रही है, क्योंकि आपके पृथ्वी की तुलना में जो सूर्य का द्रव्यमान है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए बिल्कुल भी अपने स्थान में परिवर्तन, अपने स्थिति में परिवर्तन, मतलब बिल्कुल ये दोस्तों त्वरित नहीं होती है, बहुत कम त्वरित होती है। जबकि उस सूर्य के अपेक्षा आपकी पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो बहुत कम है, इसलिए दोस्तों उसके चारों ओर यह त्वरित होती है, यानी कि उसके वृत्ताकार पथ में क्या करती है? यह गति करती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जब द्रव्यमान बढ़ा दिया तो बल का प्रभाव भी बढ़ गया, इसलिए ए प्रोपोर्शनल एम इंटू एम हो गया। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में यह देखा गया कि ये वाला जो गुण है वो सभी पिंडों के लिए सत्य है, सभी पिंडों के लिए दोस्तों यह सही है। मैंने आप लोग को बताया था ए प्रोपोर्शनल एम इंटू एम। तो आप लोग इसको समझ के रखना, यानी दो पिंडों के बीच लगने वाले बल का जो प्रभाव होता है उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है ना? समानुपाती देख सकते हैं। तो लिखिएगा यहाँ पर ए प्रोपोर्शनल एम आई इंटू एम, मतलब हम पृथ्वी अभी लेके चल रहे हैं और ये जो गुण है वो ब्रह्मांड के हर दो कोणों के लिए है, हर दो कोणों के लिए सत्य है। तो हर दो कोणों के लिए सत्य है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2, यानी पहले वस्तु का द्रव्यमान और यहाँ पर दूसरे वस्तु का द्रव्यमान। बहुत दोस्तों गहराई से लेकर समझा रहे हैं, आप लोग समझते रहना। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा इधर इन दो पिंडों के बीच की दूरी पर, क्योंकि मैंने आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण जब बताया था, पढ़ाया था, तो उसमें हमने बताया था कि दो पिंडों के बीच लगने वाला जो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण होता है वो किसी एक रेखा के अनुदिश क्या होती है? वो कार्य करती है, एक सरल रेखा के अनुदिश वो कार्य करती है। और वो जो सरल रेखा होता है वो आपके तनाव बल के रूप में क्या करता है? वो कार्य करता है। ये चीज मैंने आप लोग को दोस्तों पिछला वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरीके से बता दिया था। और इसी रेखा को हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? इसी रेखा को हम लोग उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों पिंडों की जो बीच की दूरी है, यानी जितने दूरी पर दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो आखिर इन दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस दूरी का क्या लेना देना है इन दोनों वस्तुओं के लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से, इसे दोस्तों हम लोग को यहाँ पर समझना है। देखिए, आपको पता है कि पृथ्वी आपकी होती है सेंटर में, किसके लिए? चंद्रमा के लिए। ठीक है, अब मान के चलते हैं ये आपका मून हो गया, मून, ये मून, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा अर्थ, और इस अर्थ के चारों ओर क्या कर रही है? ये चंद्रमा परिक्रमा कर रही है। और हमें क्या करना है कि इस चंद्रमा की चाल निकालनी है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसकी चाल को जैसे कि हम लोग मान लेंगे भी। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है? तो दोस्तों चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। जो बता रहे उसको समझना, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो देखिए दूरी मतलब कि जितना घूमेगी। देखिए मान चलते हैं अगर इस पॉइंट से अगर यह घूमना शुरू करे, चक्कर लगाना अगर शुरू कर दे, तो दोस्तों इस पॉइंट से जब ये प्रारंभ करेगी घूमना तो क्या करेगी? इधर 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 गति करते हुए पुनः से वो इस पॉइंट पर आएगी।
मेरी बात को समझे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो आपकी चंद्रमा है वो एक वृत्ताकार पथ पर क्या कर रही है, वो गति कर रही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसकी दूरी को हम लोग वृत्त की परिसीमा मानकर चलते हैं, वृत्त का परिमाप मानकर चलते हैं। यहाँ पर यह वृत्त के परिमाप के बराबर ही क्या करती है, दूरी तय करती है। तो आप सभी जानते हैं कि जो वृत्त का परिमाप होता है वो होता है 2πr। अब बटा समय। अब देखो दोस्तों कि जो चंद्रमा है अगर वो दूरी तय कर रहा है, यानी अगर वो पृथ्वी की अगर परिक्रमा कर रहा है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं क्या होगा, उसको दूरी तय करने में समय लगेगा। तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जो चंद्रमा है उसको समय लगता है 27.3 दिन, 27.3 दिन, यानी 27.5 दिन से भी कम समय लगता है पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में चंद्रमा को। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर समय को हम लोग ले लेते हैं 27 पॉइंट, अभी छोड़ दीजिए, अभी तो केवल यहाँ पर निरूपण ले लीजिए टी बस। यहाँ पर देखिए 2 पाई का मान ले लेते हैं 22 और नीचे 7 घुसा देंगे, रेडियस आर मतलब कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, जो कि दोस्तों क्या होगा, देखिए चंद्रमा के वृत्ताकार पथ के लिए जो पृथ्वी होगी आपकी वो कहलाएगी क्या, तो उस चंद्रमा का केंद्र बिंदु, ठीक है। और इस केंद्र बिंदु से इस चंद्रमा के परिसीमा को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो कहलाएगी त्रिज्या। तो अब हम बात करें यहाँ पर त्रिज्या यानी आर का, तो दोस्तों आर कहने का मतलब कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी। तो दोस्तों चंद्रमा से पृथ्वी की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। और सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी होती है वो होती है 14,96,95,900 किलोमीटर, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं ध्यान से। यहाँ पर हो गया दोस्तों, हमने निकाल लिया ये आपका क्या था, रेडियस था। तो हम यहाँ पर आर का जो है आप लिखेंगे 384400 और यहाँ पर लिख देंगे किलोमीटर। इससे कुछ हमको बताना है आप लोग को, ठीक है, समझ के रखना। और नीचे का चाहिए हम लिखे हैं टी के स्थान पर 7 लिख दिए हैं, 7 नहीं 27.3 दिन, ऐसे होगा, ऐसे। देखो दोस्तों आप लोग ध्यान से, हाँ 7 था, 7 गुना 22/7 ना, इस तरीके से आप लोग देखो, इस तरीके से 2 गुने 22 गुने किलोमीटर को कन्वर्ट कर दीजिए मीटर में, तो हो जाएगा 3844 और 00 और 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 10⁻³ मीटर अपॉन आपका हो सकता है 7 है तो 7 छोड़ देंगे यहाँ पर, आगुना। देखिए ये दिन है तो दिन को कन्वर्ट कर देंगे किस में, दिन को दोस्तों कन्वर्ट कर देंगे घंटा में। तो एक दिन में कितना घंटा, एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। तो लिखेंगे 27.3, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 24 से गुना कर देंगे, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, घंटा में। अब 1 घंटा में कितना मिनट, तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकेंड, 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो इस तरीके से आपका कन्वर्ट हो गया सेकेंड में, क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों चाल का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो हमने यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड लिया है। तो दोस्तों अब जरा हम लोग क्या करते हैं, अब इतना तो हम कटा नहीं पाएंगे, आप लोग को हम लगा देंगे स्क्रीनशॉट, तो आप लोग दोस्तों देख लेना, ठीक है। देखिए अगर हम इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन करते हैं, देखो ना आप लोग कैलकुलेशन दोस्तों कर लेना, चाहे हम रुकिए करके आप लोग देखिए, समय लग जाएगा, आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। और कैलकुलेशन कर रहोगे ना तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो आपका मान आएगा पूरा कैलकुलेशन होकर वो आएगा 1023 मीटर प्रति सेकेंड, यही आएगा 1023 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि दोस्तों आपका कहीं ना कहीं यह अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग यह बराबर होता है 1 किलोमीटर पर सेकेंड के। किसके, 1 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि अगर आप मीटर को किलोमीटर कन्वर्ट करोगे तो 1023 को क्या करेंगे हम लोग, 1000 से भाग देंगे। तो 1000 से भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 1.023, तो कहीं ना कहीं 0 है, वैल्यू नहीं है, तो 1 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब कि हर एक सेकंड में 1 किलोमीटर की दूरी क्या कर रही है, जो चंद्रमा है वो तय कर रही है अपने वृत्ताकार पथ पर, समझे। तो यहाँ से दोस्तों आप निकाल लिए किसकी चाल, तो चंद्रमा की चाल। और साथ ही दोस्तों अगर आप पिछला वीडियो मेरा देखे होंगे तो उसमें दोस्तों मैंने आप लोग को किसी वस्तु का जो त्वरण है वृत्ताकार पथ के लिए, वृत्तीय गति के लिए मैंने निकालना आप लोग को सिखाया था। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो होता है 9.8
मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर। ठीक, अगर हमें निकालना हो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण कि वो कितना होता है तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए दोस्तों मैंने आप लोग को फार्मूला दिया था, वो दिया था a=v² ठीक ना, v²/r। तो दोस्तों हम यहाँ पर निकालते हैं चंद्रमा के लिए, तो लिखेंगे ए यानी सी डाल देना जो कि बताएगा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो बराबर में देखो v का मान कितना आएगा, तो दोस्तों आपको अगर v निकालना हो तो देख सकते हैं यहाँ पर है क्या है आपका 1023 है ना, इसको मत लेना, किलोमीटर में है, इसी को लेना। तो दोस्तों हम लोग ले लेंगे 1023 और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग स्क्वायर कर देंगे, मीटर प्रति सेकेंड का हो जाएगा स्क्वायर। तो देखिए आर यानी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है भाई, तो 3,84,400 किलोमीटर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 3,84,400 किलोमीटर को हम लोग क्या करेंगे मीटर में चेंज कर लेंगे ना, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों मीटर। और मीटर कैसे होगा, जब हम लोग किलोमीटर को चेंज करेंगे तो 10 के पावर 3 अब फिर हो जाएगा मीटर, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग छोड़ देंगे, बस यही आपका हो जाएगा 10 के पावर 3 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो इसका कैलकुलेशन करने पर जानते कितना आएगा, रुकिए हम करके आप लोग को दिखा देते हैं। तो 223 के अगर स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारे पास देखिए 1,46,529 अपॉन, अगर हम यहाँ पर दोस्तों भाग देते हैं किससे, तो 3,8,400 से, इसको अभी ऐसा ही रखने दो, 10 के पावर 3 को भी ऐसा ही रखो, बस भाग दीजिए तो कितना आएगा 3,8,4। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा गलती लिखी है, एगो 4 छूटा हुआ है, हाँ एक 4 लगाते हैं, तो 3,8,4 फिर 4 और 00, तो भाग देंगे तो हमारे पास दोस्तों निकल कर आएगा, हो सकता है आप लोग को ना दिखे तो यहाँ पर बताते हैं, देखिएगा आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर 2.7225 अपॉन 10 के पावर क्यू है ना, तो यहाँ पर ले लेंगे 10 के पावर क्यू। तो दोस्तों 10 के पावर क्यू कहने मतलब कि अब हम क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे, इसमें 1000 से तो 1000 से भाग देंगे तो दशमलव के 3 अंक के बाद क्या होगा आपका ये 0 चला जाएगा, तो लिखेंगे इसे 0 1 2 और उसके बाद आपका हो जाएगा यह 0.3 अंक के बाद जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2 यानी 0.002 और उसके बाद लिख देंगे 7 मीटर, हो सकता है नीचे नहीं हटे तो इधर लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा वो दोस्तों आपका आएगा जानते हैं कितना, आपको भाग देने पर 1000 से वो आएगा 0.0027 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देखते हैं किसकी तुलना करते हैं, हम लोग यहाँ पर तुलना करते हैं पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण में। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जो है वो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर, और जो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण है वो है 0.0027 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोनों को अगर भाग दिया जाए तो भाग देने पर दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए 9.8 है तो कट जाएगा, मान लो है पूरा कट जाएगा, अब बटा में कितना है तो 0.0027। अगर दोस्तों इसको भाग दिया जाए तो जानते हैं भाग देने पर कितना आएगा 9.8 और भागे आपका हो जाएगा 0.0027, यानी आपका आ रहा है कट काट के यहाँ पर दोस्तों 3629.6, बस इतना ही क्या करेंगे हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि यह लगभग 3600 के बराबर है, 3600 के बराबर है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या समझ रहे हैं, 9.8 गुना 1.0027 बराबर कितना आ रहा है 3600। ठीक है, तो दोस्तों 3600 को इधर ला दीजिए, 9.8 गुना 1/3600, 3600 को लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं 60 का स्क्वायर,
आप बराबरी चल जाएगा उधर, तो 0.0027। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर यह समझ सकते हैं कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/3600 भाग है। 6 छः के 36 00 1/3600 भाग है ही ना, है ना गुरुत्वीय त्वरण किसका? चंद्रमा का। इस चंद्रमा का गुरुत्वीय जो त्वरण है वो किसके बराबर है? तो 9.8 गुना 1/60 के स्क्वायर के। तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, यानी कि जो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/3600 भाग है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं, आपने अभी जाना कि चंद्रमा से पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो दोस्तों कितना है? तो वो है 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या का, यानी अर्थ का जो रेडियस है उसकी अगर त्रिज्या का हम बात करें कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, ये क्या चाहिए? ये आपकी त्रिज्या है आपके चंद्रमा के वृत्ताकार पथ का, और ये जो आपका रेडियस है क्या बोलते हैं पृथ्वी का, वो होता है 6400 किलोमीटर। अगर हम इन दोनों में अगर हम तुलना करते हैं तो तुलना करने पर क्या पाइएगा? देखिए 3,84,400 बटा में हो जाएगा 6400 बराबर। अगर हम इसको भाग करते हैं दोनों को तो कितना निकल कर आता है? तो 384400 भागे 6400। तो दोस्तों जानते कितना आता है? ये आएगा 60.0625। तो केवल हम लिखते हैं 60, बस 60 लिखते हैं। तो इससे आप क्या सीख सकते हैं? 384400 गुना 1/6400 बराबर में कितना हो जाएगा आपका? 60। 3,84,400 और बराबर में हो जाएगा 60 गुना, ये भागा में उसको उधर वहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 6400। तो दोस्तों इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए हाई 6400 है पृथ्वी की त्रिज्या, हाई है आपका आपके चंद्रमा की त्रिज्या, जिस वृत्ताकार पथ पर वो चंद्रमा गति कर रही है। ठीक है, और वही चीज दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा गया है 3,84,400। ठीक है, इतना दोस्तों हम लोग क्या करते हैं मान चलते हैं, मान लो ना ये किलोमीटर, ठीक, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है। तो दोस्तों इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं कि चंद्रमा से पृथ्वी की जो दूरी है अगर उसको हम लोग 60 गुना बढ़ाते हैं, ये 60 गुना है, किसका 60 गुना है? 60 गुना है भाई, किसका 60 गुना है? तो पृथ्वी के त्रिज्या का, यानी पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो है 6400 किलोमीटर। आप पृथ्वी की त्रिज्या क्या चाहिए? यह 60 गुना है, यानी कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 60 गुना बढ़ाने पर चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/60 स्क्वायर, मतलब कि 60 स्क्वायर वो कम हो जाती है। 60 स्क्वायर क्या होती है? वो दोस्तों कम हो जाती है, और इसको हम लोग गुना के रूप में बोल सकते हैं क्योंकि यह गुना के साथ है। ठीक है, कैसे तो आप लोग समझना, यहाँ पर चंद्रमा और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है वो है 3,84,400 किलोमीटर। तो इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की अगर दूरी अगर 60 गुना अगर बढ़ जाए, ये कितना है? 60 गुना 6400 किलोमीटर, 60 गुना बढ़ जाए तो चंद्रमा का जो त्वरण होता है वो पृथ्वी के त्वरण से 1/60 स्क्वायर गुना कम हो जाता है। क्योंकि क्या चीज़ है? यह इन्वर्सली है। इन्वर्सली कहने का मतलब अगर मान के चलते हैं दोस्तों यहाँ पर अगर हम लगा दें, ऐसे बल लगा दें और यहाँ पर है मान के चलते हैं ये दूरी आपका r, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर प्रोपोर्शनल अगर हम करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बल बढ़ेगा तो दूरी घटेगी, और दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो न्यूटन है उन्होंने इसी चीज़ को क्या किया था, यहाँ पर निष्कर्ष निकाला था, लेकिन किस रूप में? तो ए स्क्वायर के रूप में। यही चीज़ मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। ये सारा चीज़ दोस्तों मैंने आप लोग को यही चीज़ लाने के लिए मैंने आप लोग को इतना सब कुछ मैंने आप लोग को बताया, यानी कि अगर दो पिंडों के बीच की दूरी अगर 60 गुना बढ़ा दिया जाए तो जिस पिंड से हम बढ़ा रहे हैं उस पिंड पर जो त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण, वो क्या होगा कि पहले पिंड के त्वरण से 1/60 स्क्वायर गुना, अगर 60 गुना अगर उसकी दूरी बढ़ाओगे ना तो उसका जो दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण होगा वो 1/60 स्क्वायर गुना कम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मान के चलते हैं कि हम यहाँ पर नहीं जानते कि कितना दूरी हम बढ़ा रहे हैं। अगर हम r दूरी बढ़ा रहे हैं, दो पिंडों के बीच की जो दूरी है अगर वो r दूरी बढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों जानते हैं दूसरे पिंड पर आपके गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा वो पहले पिंड के गुरुत्वीय त्वरण से
हो जाएगा 1/r²। तो यहाँ पर आप लोग ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोस्तों आपके दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो बल है वो इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। और इसी गुण के आधार पर जो न्यूटन है उन्होंने इस वाले नियम को निकाला, यानी A प्रोपोर्शनल 1/r²। तो दोस्तों आप यहाँ पर दो चीज देख सकते हैं। पहला आपने क्या देखा था, A प्रोपोर्शनल m1 I इंटू m2, और दूसरा आपने ये देखा A प्रोपोर्शनल 1/r²। और इसी दोनों के आधार पर उन्होंने अपने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था, सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया था। कैसे था आप लोग समझना। देखो यहाँ बताया जा रहा है न्यूटन ने 1687 ईस्वी में, यानी ये जो नियम है उन्होंने 1687 ईस्वी में दिया था, और इसलिए ये जो नियम है आपका संबंधित है गुरुत्वाकर्षण से, इसलिए इसको गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। क्योंकि ये जो नियम है वो इस ब्रह्मांड के हर एक पिंड के लिए, हर एक वस्तु के लिए, हर एक दोस्तों कण के लिए क्या है, यह सत्य है, यानी सार्वभौमिक है। इसलिए इसको सार्वत्रिक के रूप में क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। अगर बात करें इस नियम का, तो दोस्तों इस नियम बताया जा रहा है ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, जो कि है मैंने आप लोगों को दिखाया अभी, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच कर्मानुपाती होता है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर दिखाया। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर इसे मिटाकर अगर हम दोनों को अगर हिसाब से अगर यहाँ पर लेकर चलें तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपका जो सार्वत्रिक नियम का जो दोस्तों लॉ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी कि EVF है, EVF है तो A प्रोपोर्शनल आपका हो जाएगा किसके, तो m1/m2/r² के। और यही आपका काची है, यही दोस्तों आपका गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का फॉर्मूला है, जो कि आपके किस रूप में है, अभी बिल्कुल भी बराबर रूप में नहीं है। आप सभी जानते हैं कि प्रोपोर्शनल हटता है तो बराबर आता है, ठीक है। जितना मैंने पीछे बताया आप लोग अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल हटाते हैं। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो जानते कौन आता है, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आएगा कौन, तो एक कांस्टेंट राशि जिसका मान ना बदले। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट राशि आएगी वो आएगी G, जिसे हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जो कि हर एक पिंड के लिए सत्य होता है, बिल्कुल भी बदलता नहीं है। यहाँ पर हो सकता है m1 और m2 अपॉन हो जाएगा आपका r²। इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इसी दोस्तों फॉर्मूला पर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी दो पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का जो परिमाण है उसे दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। दोस्तों मैंने बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही दोस्तों मैंने यहाँ पर रिसर्च करके मैंने आप लोगों को बताया ताकि आप लोग ये जान पाओ कि आखिर ये सब चीज़ कहाँ से आया, ठीक है। तो जो आप लोग मेरे इस वीडियो पर दोस्तों अपना समय दे रहे हैं, आपका समय बिल्कुल भी जाया नहीं जाएगा, ठीक, जितना मैं आप लोग को बताता हूँ। अब देखिए बात करते हैं G का, तो G जानते कैसे निकलेगा, r² की तरफ भेज दीजिए तो हो जाएगा F इंटू r², आई आ जाएगा m1, आई इंटू हो जाएगा m2, आई यहाँ हो जाएगा आपका G, ठीक है। तो अगर हम बात करें दोस्तों इसके मात्रक का, तो जानते हैं इसका मात्रक क्या होता है, वो होता है यहाँ पर न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो लिखेंगे न्यूटन। आज जो आपका त्रिज्या है तो त्रिज्या यानी दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, और इसका स्क्वायर है तो यानी मीटर का स्क्वायर होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, बटा यानी प्रति, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। आपका द्रव्यमान 2 है, यानी 2 किलोग्राम आएगा तो किलोग्राम को गुणा करेंगे तो हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर क्या होता है, आपके गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक होता है, ठीक है। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि आखिर जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसका मान कितना होता है। तो दोस्तों मैं आप सबको बताता हूँ कि सन 1798 ईस्वी में सर हेनरी कैवेंडिश नामक एक वैज्ञानिक ने, उन्होंने क्या किया था कि दो गोला लिया था, ठीक है, सोने का गोला लिया था। सोने के दोस्तों उन्होंने 2 गोले लिए थे, और इन दोनों सोने के गोलों को दोस्तों क्या किया था कि इनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल था उनको माप कर उन्होंने G का मान सबसे पहले ज्ञात किया था। किसने, तो सर हेनरी कैवेंडिश ने। कितना ईस्वी में, तो दोस्तों 1798 ईस्वी में, ठीक है। और इसका जो मान था वो करीब निकल कर आया था कितना, तो 6 हो सकता है दिखाए आप लोगों को, यहाँ पर लिख देते हैं 6.673 गुणा 10⁻11। अब लास्ट में लगा देना क्या चीज, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यही क्या होता है, आपके कैपिटल G का मान होता है, जो कि इस ब्रह्मांड के हर एक पिंड के लिए सत्य होता है, बिल्कुल भी नहीं बदलता, इसीलिए इसको कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब जरा दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर हम बात करें इसके आगे, दोस्तों मान लेते हैं कि जो पहली वस्तु है m1, उसका द्रव्यमान है 1 किलोग्राम,
ठीक है। अब मान के चलते हैं कि जो दूसरी वस्तु है M2, उसका जो द्रव्यमान है वो है 1 किलोग्राम और इनके बीच की जो दूरी है R, उसको मान लेके चलते हैं वो है 1 मीटर। यानी 1 मीटर की दूरी पर दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं रखी हुई हैं। तो उसके लिए क्या करना है हमको दोस्तों, यहाँ पर बल का गणना करना है। तो लिख सकते हैं F इक्वल टू क्या है भाई, यहाँ पर देखो G है तो G का मान होता है 6.673 गुना 10 के पावर -11 गुना उसके बाद M1 इंटू M2। तो लिखेंगे 1 गुना 1 बटा में R स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, क्योंकि दूरी कितना है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। देखो ये सब छोड़ दो, किलोग्राम भी सब कुछ भी, बस आप ये देखो कि बल का मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन, तो यहाँ पर डाल दो न्यूटन, तो आपका निकल कर आ जाएगा कितना भाई। तो ये सब तो एक ही होगी, कट कट के टोटल एक ही होगा। तो लिखेंगे 6.673 गुणा 10 के पावर -11 न्यूटन। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर जो बल है, दो समान द्रव्यमान के दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका जो परिमाण है वो कितना आया है, बहुत ही कम आया है, 6.673 गुणा 10 के पावर -11 न्यूटन। इसी कारण दोस्तों अगर दो वस्तुएं अगर एक दूसरे को आकर्षित करती है तो हम उसके आकर्षण के गुण को नहीं देख पाते, मतलब हमें यह बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता कि ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर भी रही है कि नहीं भी कर रही है, क्योंकि इन दोनों वस्तुओं के बीच का जो आकर्षण का जो प्रभाव है वो बहुत ही कम रहता है। मैंने बताया था कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का जो प्रभाव है वो दोस्तों इनके विद्युत बल से बहुत ही क्या होता है, वो कम होता है, बहुत ज़्यादा यह नगण्य होता है। ठीक, तब समझ सकते हैं कि कितना यह दुर्बल बल है। लेकिन हाँ, अगर पिंड का द्रव्यमान अगर दोस्तों बढ़ जाए या घट जाए तो उस स्थिति में दोस्तों आपका जो बल का परिमाण होगा वो भी बढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज डेट अगर हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि अगर कोई कण M1 है, ठीक है, अगर उसका हम द्रव्यमान जैसे मान के चलते हैं ले लेते हैं यहाँ पर 10 किलोग्राम, ठीक है, 10 किलोग्राम दोस्तों हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर द्रव्यमान हम लेके चलते हैं। अब मान के चलते हैं कि जो दोस्तों यहाँ पर आपका कैपिटल M है जो कि आपके पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो पृथ्वी की द्रव्यमान देखो, पृथ्वी की द्रव्यमान की तुलना में आप इसको 40 किलोग्राम मान लो, ठीक है। तो आपका जो M है इसका द्रव्यमान आपका होता है, जानते हैं ये होता है लगभग दोस्तों आपके 6 गुणा 10 के पावर 24 kg। अब बात कर दोस्तों दो वस्तुओं के बीच की दूरी का, तो आपको पता है दो वस्तुओं के बीच की दूरी यानी आपके पृथ्वी और आपके बीच क्या हो रही है, बल लग रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों पृथ्वी केंद्र से आप पर बल लगा रही है, तो आपसे और केंद्र से जो दोस्तों इसकी दूरी होगी वो कितनी होगी, यानी त्रिज्या होगी। त्रिज्या कितना है, तो 6400 किलोमीटर, ठीक है। और इस हिसाब से दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि इसको हम लोग अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा आपका 6.4, यहाँ पर 3 गो और फिर 3 गो तो हो जाएगा 6 गो, तो लिखेंगे 10 के पावर 6, ये आपका हो जाएगा क्या चीज़, तो आपका त्रिज्या R। तो अगर आप निकालना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग निकाल लेना, इस फार्मूला पर आप लोग निकाल लेना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है, ठीक है। आप लोग निकाल लेना, जब आप निकालोगे ना तो देखो इस बुक पे दोस्तों दिया हुआ है इसका मान, अगर आप निकालोगे तो आपका जो बल का प्रभाव होगा F, वो जानते कितना आएगा, 391 न्यूटन। निकाल के देखना, आप लोग कैलकुलेशन करके देखना, आएगा 391 न्यूटन। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पृथ्वी और लड़के के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव है वो कितना है, 391 न्यूटन, ठीक है। यानी आप भी क्या करते हैं कि पृथ्वी को 391 न्यूटन के बल से अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन जो पृथ्वी वो आपके द्रव्यमान की अपेक्षा, आपके द्रव्यमान की तुलना में उसका द्रव्यमान ज्यादा रहता है, इसीलिए वो दोस्तों वो आपकी तरफ त्वरित नहीं हो पाती। लेकिन दोस्तों अगर आपके द्रव्यमान की बात की जाए तो आपके द्रव्यमान की तुलना में 391 न्यूटन जो है वो दोस्तों बहुत ही क्या है, ज्यादा है, इसीलिए आप पृथ्वी की ओर खींचे चले जाते हैं, समझे।